नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ होने वाली सीरीज़ को नील गेमन की कॉमिक बुक द सैंडमैन से अडेप्ट किया गया है। सीरीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले हम इस सीरीज़ का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सीरीज़ डीसी कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल गॉड्स द एंडलेस से रिलेट करती है। द एंडलेस एक सुपरनैचुरल फोर्सेस का ग्रुप है जो ह्यूमन लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में वर्क करती हैं, जैसे ड्रीम, डेथ, डिज़ायर और ऐसे ही सभी चीज़ों में इनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और इनको मारना भी इम्पॉसिबल होता है। इनमें से किसी के एब्सेंट होने से दुनिया की वर्किंग ख़राब हो सकती है। इस सीज़न में आने वाले द एंडलेस के 4 कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा लीड कैरेक्टर मॉर्फियस है, जिसे ड्रीम और सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्फियस सपनों का राजा होता है। दूसरी डेथ है, जिसके पास ज़िंदगी और मौत देने की शक्ति होती है। तीसरी डिज़ायर, जो ख्वाहिशात को जन्म देती है, और डेस्पेयर, जिसका काम लोगों की होप ख़त्म करना होता है। मॉर्फियस के पास अच्छे और बुरे ख्वाब पैदा करने की ताकत होती है। इनका काम लोगों को अच्छे और बुरे ख्वाब दिखाना होता है और ये मॉर्फियस की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। अब बढ़ते हैं सीरीज़ की स्टोरी की तरफ, जिसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि मॉर्फियस अपने एक गद्दार नाइटमेयर, जिसका नाम कोरिंथियन होता है, उसको मारने वाला होता है। कोरिंथियन ने अपने मालिक मॉर्फियस के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर काम किए होते हैं और एक ह्यूमन फॉर्म में होता है, लेकिन अचानक मॉर्फियस वहाँ से गायब हो जाता है और लॉर्ड मेगस नामी आदमी के सामने आ जाता है। लॉर्ड मेगस असल में डेथ को कैद करने के लिए एक रिचुअल कर रहा होता है ताकि वो उससे ज़बरदस्ती अपने बेटे को ज़िंदा करवा सके, लेकिन उसका रिचुअल गलत होने से उसके सामने मॉर्फियस आ जाता है। इतने में कोरिंथियन भी वहाँ आ जाता है और लॉर्ड मेगस को बताता है कि वो कैसे मॉर्फियस को कैद रख सकता है, क्योंकि अगर वो आज़ाद हो गया तो वो हम दोनों को मार डालेगा। वो लोग मॉर्फियस के सामान को हथिया लेते हैं, जिनमें उसका हेलमेट, एक सैंड पाउच और एक पत्थर होता है। वो पत्थर बहुत पावरफुल होता है, जिसकी मदद से कोई भी शख्स अपने ड्रीम को सच कर सकता है। कोरिंथियन बताता है कि उसे एक शीशे का केज बनना होगा और उसके केज के गार्ड्स कभी भी सोने नहीं चाहिए, वरना वो उन गार्ड्स के सपने में आकर वहाँ से आज़ाद हो जाएगा। मेगस ऐसा ही करता है। मॉर्फियस के सामान को इस्तेमाल करके मेगस की फैमिली बहुत रिच हो जाती है। मेगस मॉर्फियस को काफ़ी मर्तबा आज़ादी ऑफ़र करता है, जिसके बदले मॉर्फियस को मेगस का बेटा ज़िंदा करना पड़ेगा, लेकिन मॉर्फियस उससे कोई बात नहीं करता। 10 साल गुजर जाते हैं और मेगस अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा होता है। एक दिन मेगस की अपनी गर्लफ्रेंड से बेबी अबॉर्शन के मामले पे लड़ाई हो जाती है और वो गुस्से में मॉर्फियस की तीनों चीज़ें लेके मेगस के घर से भाग जाती है। मेगस का दूसरा बेटा एलेक्स एक दिन मॉर्फियस से बात कर रहा होता है कि वो उसे यहाँ से आज़ाद कराना चाहता है, लेकिन वो अपने बाप से डरता है। मेगस ये बातें सुन लेता है और अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है। एलेक्स मेगस को धक्का देता है, जिससे मेगस का सर फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एलेक्स मॉर्फियस से पूछता है कि अगर वो उसे आज़ाद कर दे तो क्या वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मॉर्फियस कोई जवाब नहीं देता, इसलिए एलेक्स भी उसे कैद ही रखता है। 106 साल बीत जाते हैं और एक दिन मॉर्फियस के गार्ड्स में से एक गार्ड की आंख लग जाती है। मॉर्फियस इसका फ़ायदा उठाकर अपने आप को आज़ाद करा लेता है। निकलते साथ ही मॉर्फियस एलेक्स को बुरे सपनों की दुनिया में कैद कर देता है। मॉर्फियस के कैद होने से पूरी दुनिया की हालत ख़राब हो गई थी। इंसानों को ड्रीम से रिलेटेड बीमारियां होना शुरू हो गई थीं, लेकिन मॉर्फियस के आज़ाद होने के साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मॉर्फियस जब अपने किंगडम में वापस जाता है तो देखता है कि वो जगह उसके जाने के बाद से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वहीं उसकी पावर्स भी बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि उसके पास उसका सामान नहीं है। उसको पता चलता है कि फेट मदर्स ही उसको बता सकती हैं कि
उसका सामान कहाँ है, लेकिन इसके बदले उसे उन्हें कोई चीज़ देनी होगी और उसके पास इतनी भी ताकत नहीं कि वो उन्हें बुला सके। तब उसे याद आता है कि वो अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ा सकता है। इस काम के लिए वो दो भाइयों एबेल और केन के पास जाता है और उनके ड्रैगन से पावर्स ले लेता है। बदले में वो उन दोनों को एक ड्रैगन एग गिफ्ट कर देता है। मॉर्फियस अब फेड मदर्स को बुलाता है और उन्हें एक सांप देता है। बदले में वो मॉर्फियस को उसकी तीनों चीज़ों की लोकेशंस के बारे में बता देती हैं। सबसे पहले वो अपना पाउच लेने जाता है जो किसी कॉन्स्टेंटाइन नाम की लड़की के पास होता है। उस लड़की से मिलने पर उसे पता चलता है कि वो सैंड पाउच उसकी एक दोस्त के पास है और वो उससे नशा करती है। वो दोनों उस दोस्त के घर चले जाते हैं जहां उस लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है। कॉन्स्टेंटाइन मॉर्फियस से बोलती है कि वो उस पाउच के बदले उसकी दोस्त को एक सुकून की मौत दे दे। मॉर्फियस ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉरिंथियन मेगस की गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे बताता है कि मॉर्फियस आज़ाद हो चुका है और वो अपना सामान लेने आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मेगस की गर्लफ्रेंड अभी तक इस वजह से ज़िंदा थी क्योंकि उसने एक डेविल से ट्रेड की थी, जिसके बदले वो मॉर्फियस का हेलमेट उस डेविल को दे देती है और उससे एक प्रोटेक्टिव एमुलेट ले लेती है। ये एमुलेट जिसके पास भी होता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो अपने बेटे जॉन से मिलने एक पागलखाने जाती है और हमें पता चलता है कि मॉर्फियस का पत्थर जॉन के पास था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। वो अपना एमुलेट जॉन को दे देती है और ख़ुद मर जाती है। जॉन उस एमुलेट की मदद से वहाँ से भाग जाता है। अपना हेलमेट लेने के लिए मॉर्फियस हेल में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात हेल के बादशाह ल्यूसीफर से होती है। वो ल्यूसीफर से बोलता है कि तुम्हारे डेविल्स में से किसी के पास मेरा हेलमेट है। ल्यूसीफर सारे डेविल्स को बुलाता है और उन्हें वो डेविल मिल जाता है जिसके पास हेलमेट था। वो डेविल मॉर्फियस से बोलता है कि अगर उसे हेलमेट चाहिए तो उसे उसके साथ गेम ऑफ विट्स खेलना पड़ेगा। इस गेम में दो लोग या ग्रुप अपनी इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करके एक दूसरे को हराते हैं। मॉर्फियस ये गेम खेलने के लिए अपने आप को चूज़ करता है, लेकिन डेविल अपनी जगह ल्यूसीफर को नॉमिनेट कर देता है। मॉर्फियस ल्यूसीफर को उस गेम में हरा देता है और अपना हेलमेट लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस हार से ल्यूसीफर खुश नहीं था, इसलिए वो उस डेविल को मार देता है और कहता है कि वो मॉर्फियस से इसका बदला एक दिन ज़रूर लेगा। इसके बाद मॉर्फियस अपना पत्थर लेने के लिए जाता है। उसे वो पत्थर मिल जाता है, लेकिन उसे हाथ में लेते ही वो पत्थर मॉर्फियस को रिजेक्ट कर देता है। इससे मॉर्फियस बेहोश हो जाता है और जॉन वो पत्थर लेके चला जाता है। जॉन अपना प्रोटेक्टिव एमुलेट उस औरत को दे देता है जिसने उसको भागने में मदद की थी। जॉन एक रेस्टोरेंट में जाता है और उस पत्थर का इस्तेमाल करके सबको मजबूर कर देता है कि वो सच बोलें। इस वजह से लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और हर तरफ हलचल मच जाती है। अब वहाँ मॉर्फियस आ जाता है और जॉन को अपने साथ सपनों की दुनिया में ले जाता है। वहाँ जॉन को मॉर्फियस धोखे से यकीन दिलाता है कि अगर वो मॉर्फियस को मार दे तो वो सपनों का राजा बन जाएगा। जॉन पत्थर की मदद से मॉर्फियस को मार देता है और एक्साइटमेंट में उस पत्थर को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ मॉर्फियस आ जाता है और जॉन को बताता है कि पत्थर को डिस्ट्रॉय करने से उसकी सारी ताकत उसके असली मास्टर के पास आ गई हैं और वो हार गया है। मॉर्फियस जॉन को मारने की बजाय उसे एक लंबी नींद में छोड़ देता है ताकि वो सपने देखता रहे। मॉर्फियस की ज़िंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा। उसने अपनी चीज़ों को हासिल कर लिया था और अब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। एक दिन उसकी सिस्टर डेथ उसके पास आती है और उसे अपने काम करने का तरीका बताती है। वो उससे कहती है कि जैसे इंसानों को उनकी ज़रूरत है, इसी तरह उन्हें भी इंसानों की ज़रूरत है। डेथ मॉर्फियस से कहती है कि वो सपनों का राजा है और उसे अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाना चाहिए।
सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम डेथ और मॉर्फियस को साल 1389 में देखते हैं। वो दोनों एक पब में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक आदमी हॉप मिलता है। हॉप की विश है कि वो कभी ना मरे और डेथ और मॉर्फियस उसकी ये तमन्ना पूरी कर देते हैं। साथ ही मॉर्फियस हॉप से कहता है कि वो हर 100 साल बाद उसे विज़िट करेगा और उससे पूछेगा कि वो मरना चाहता है या नहीं। इस तरह वो हर 100 साल के बाद मिलते रहते हैं, लेकिन हॉप हर मुलाकात में यही कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। एक दफ़ा जब मॉर्फियस हॉप से मिलने आता है तो हॉप उसे बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए ज़िंदा रखा हुआ है क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मॉर्फियस को उसकी ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। जब मॉर्फियस 100 साल के लिए कैद होता है तो वो हॉप से नहीं मिल पाता और हॉप समझता है कि मॉर्फियस उसका दोस्त नहीं रहा। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है और मॉर्फियस हॉप से मिलने चला जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है और पिछली मुलाकात मिस करने के लिए हॉप से माफ़ी मांगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिज़ायर अपने भाई मॉर्फियस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा होता है। डिज़ायर की पावर्स मॉर्फियस की वजह से कम हो रही थीं। डिज़ायर का काम लोगों के अंदर सिर्फ एक ख्वाहिश पैदा करना होता है, लेकिन ड्रीम्स लोगों को ये सब डिज़ायर्स सपनों की मदद से दिखा भी सकती थी। यही वजह थी कि उसकी पावर्स कम हो रही थी और वो मॉर्फियस से नफरत करता था। उसे एक लड़की रोज़ के बारे में पता चलता है जो एक वॉर्टेक्स होती है। वॉर्टेक्स के पास ये पावर होती है कि वो सपनों में तब्दीलियाँ कर सकते हैं और इसके साथ वो ड्रीम वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वॉर्टेक्स 1000 साल में एक ही बार पैदा होता है। डिज़ायर अपनी ट्विन सिस्टर डेस्पेयर को बताते हैं कि वो उसे इस्तेमाल करके मॉर्फियस को हरा सकते हैं। मॉर्फियस की असिस्टेंट ल्यूसीन उसे बताती है कि उसकी एंटिटीज़ के 3 लोग अभी भी भागे हुए हैं और वापस नहीं आए, जिनमें कॉरिंथियन, फिडलर स्क्रीन और गोल्ड शामिल हैं। साथ में वो मॉर्फियस को रोज़ के बारे में भी बताती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और भागे हुए एंटिटीज़ को ट्रैक करने में लग जाता है। ल्यूसीन रोज़ पे नज़र रखने के लिए मैथ्यू को भेज देती है। रोज़ बचपन में अपने भाई जेड से जुदा हो गई थी और वो उसे तलाश कर रही होती है। रोज़ अपनी नानी यूनिटी से मिलती है। यूनिटी रोज़ और उसकी फ्रेंड लिता को फ्लोरिडा भेजती है जेड को तलाश करने के लिए। ल्यूसीन को भी ये पता चल जाता है और वो जेड को तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। ल्यूसीन ये बात मॉर्फियस को बताती है और वो सोचते हैं कि ज़रूर गोल्ड ने उसे ड्रीम में फंसा रखा होगा, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। उसी वक्त रोज़ भी मॉर्फियस के किंगडम में आ जाती है और वो दोनों उसे देख के हैरान होते हैं। रोज़ उन्हें बताती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई है, उसने सिर्फ अपने भाई जेड की आवाज़ सुनी थी। मॉर्फियस रोज़ से बोलता है कि हम जेड को ढूंढ लेंगे। कॉरिंथियन भी रोज़ को ढूंढ रहा होता है ताकि उसे मॉर्फियस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। रोज़ को रिसर्च करने से पता चलता है कि जेड को उसके फोस्टर पेरेंट्स ने एक बेसमेंट में रखा हुआ है और वो उसे मारते हैं। रात को रोज़ और मॉर्फियस ड्रीम वर्ल्ड में जेड को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो उस तक पहुंच भी जाते हैं। मॉर्फियस ने जो अंदाज़ा लगाया था वो सच साबित होता है और जेड को गोल्ड ने ही ट्रैप किया हुआ था। गोल्ड मॉर्फियस से कहती है कि उसने ऐसा जेड की भलाई के लिए ही किया है ताकि वो अपने पेरेंट्स के जुल्म से बच सके, लेकिन मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम अपनी हद में रहकर ही काम कर सकती हो और क्योंकि तुमने मेरे रूल्स को तोड़ा है इसीलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो ऐसा ही करता है। रोज़ ये सब बातें अपनी दोस्त लिता को बताती है, पर वो इन्हें नहीं मानती। इसलिए रोज़ लिता को एक ड्रीम में भेज देती है जहाँ उसकी मुलाकात अपने मरे हुए हस्बैंड से होती है। लिता का हस्बैंड उसे कहता है कि वो यहाँ रह के उसके साथ फैमिली बनाए, और जब लिता को रोज़ उठाती है तो वो असल में प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। लिता अब हर रोज़ ख्वाब में अपने हस्बैंड से मिलना शुरू कर देती है। वो ही असली दुनिया में कॉरिंथियन जेड की लोकेशन ट्रेस कर लेता है और उसके फोस्टर पेरेंट्स को मार के जेड को अपने साथ ले जाता है। उसे पता था कि रोज़ अपने भाई के पीछे ज़रूर आएगी। रोज़ जब अपने भाई की लोकेशन पे जाती है
तो उसे जेट वहाँ नहीं मिलता। कॉरिंथियन रोज़ को फ़ोन करता है और उसे एक लोकेशन बताता है जहाँ वो अपने भाई से मिल सकती है। जब रोज़ वहाँ जाने लगती है तो वहाँ उसका दोस्त गिलबर्ट आ जाता है, जो रोज़ से होटल में ही मिला था, और वो रोज़ से कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। ल्यूसीन को जब लिता की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो वो मॉर्फिस को बताती है और उसे कहती है कि रोज़ की पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह से ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का बैरियर टूट सकता है। वो कहती है कि रोज़ को मारना पड़ेगा वरना ये दोनों दुनिया तबाह हो जाएंगी। मॉर्फियस लिता के ड्रीम में जाता है और उसके हस्बैंड को ड्रीम वर्ल्ड से निकाल देता है। वो लिता को बोलता है कि ये बच्चा जब पैदा होगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो उसकी दुनिया में कंसीव हुआ है। इससे लिता परेशान हो जाती है। जब गिलबर्ट और रोज़ उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो गिलबर्ट कॉरिंथियन को देख के उसे पहचान जाता है और मॉर्फियस के पास चला जाता है। वहाँ पे पता चलता है कि गिलबर्ट असल में फिडलर्स ग्रीन है। वो तमाम कहानी मॉर्फियस को बताता है कि कैसे कॉरिंथियन ने रोज़ को फंसाया है। मॉर्फियस ये सुन के उस लोकेशन पे चला जाता है। कॉरिंथियन ने रोज़ को बता दिया होता है कि मॉर्फियस उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए रोज़ कॉरिंथियन के साथ मिल जाती है। मॉर्फियस जब कॉरिंथियन को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि रोज़ की पावर्स कॉरिंथियन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। मॉर्फियस रोज़ को समझाता है कि अगर वो ज़िंदा रही तो उसके भाई के साथ साथ ये सारी दुनिया भी ख़तरे में आ जाएगी और सारी ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो सकती है। ये सुनकर रोज़ अपनी पावर्स को ख़त्म कर देती है और मॉर्फियस कॉरिंथियन को मार देता है और उसे कैप्चर कर लेता है। ल्यूसीन यूनिटी के साथ मॉर्फियस के पास आती है और उसे बताती है कि रोज़ की ये पावर्स उसकी ग्रैंड मदर से ट्रांसफ़र हुई हैं। यूनिटी रोज़ से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी पावर्स उसे ट्रांसफ़र कर दे। इससे मॉर्फियस उन पावर्स को भी ख़त्म कर देगा और रोज़ भी बच जाएगी। यूनिटी रोज़ से पावर्स ले लेती है और ख़ुद को सेक्रीफाइस कर देती है। मॉर्फियस को पता चलता है कि असल में डिज़ायर ने यूनिटी को प्रेग्नेंट किया था ताकि वो वॉर्टेक्स की पावर्स उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएं। जब मॉर्फियस उस बच्चे को मारेगा तो डिज़ायर ओपनली मॉर्फियस को उसके खून को मारने का इल्ज़ाम लगा सकता है और उसके ख़िलाफ़ जंग कर सकता है। मॉर्फियस डिज़ायर के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि आगे से इस तरह की चाल चलने की कोशिश की तो उसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। रोज़ अपने भाई और फ्रेंड लिता के साथ न्यू जर्सी शिफ्ट हो जाती है और लिता एक बेटे को जन्म देती है। मॉर्फियस उस बच्चे को कुछ देर अपनी माँ के पास ही रहने देने का डिसाइड करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हेल दिखाया जाता है जहाँ ल्यूसीफर मॉर्फियस के ख़िलाफ़ प्लान बना रहा होता है और इसमें उसकी मदद अज़ाज़िल कर रहा होता है। ये सीरीज़ एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।